तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम टॉप क्वेश्चन एडुकेटी 2026 के एग्जाम्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम चल रहे हैं अभी एसएससी के ऊपर। एसएससी में अमटेस का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें जो जो क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो रखे हैं, मैं उन क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, इसकी मैं टोटल 15 सीरीजें चला रहा हूँ। ठीक है, 10-20 मिनट की। ठीक है, ये सीरीज नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे मैंने कराया ब्रिक्स मुद्रा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, मैं इसका ये भी बताऊंगा। फिर इसमें कौन कौन से देश शामिल है वो भी बताऊंगा। फिर इसमें कौन सा अभी इंडोनेशिया नया देश शामिल हुआ वो भी बताऊंगा। अब इसकी जो बैठक 2023 की कब हुई थी, 24 की कब हुई थी, 2025 और 2026 में कहाँ होगी वो भी बताऊंगा, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है। क्यों, अगर इसने अभी ब्रिक्स के लिए क्या पूछा, मुख्य विषय क्या था, लेकिन अगर ब्रिक्स से वापस इसने क्वेश्चन पूछना, क्योंकि इसने 2 या 3 बार पूछा, अगर इसने इस बार ये पूछ लिया कि इसके अंदर नया देश कौन सा शामिल हुआ, या इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है, इसके अंदर कौन सी करेंसी शामिल है, तो वो आपको ही तो आएगी दोस्तों, क्योंकि इसके लिए हम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं ना आपको। ठीक है, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया था। ठीक है, इतिहास में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय औद्योगिक नीति किन चुनौतियों का सामना कर रही थी। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे थे, फर्स्ट तो ये ऑप्शन दे रखा था, सेकंड, ठीक है, इसमें पूछ रखा था कौन कौन से हैं। तो पहला दे रखा था ऑप्शन मुद्रास्फीति, महंगाई की समस्या, और दूसरी थी औद्योगिक विकास के लिए कम बजट आना। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों, ये दोनों ही सही है। ठीक है, और इसके लिए जानकारी देखोगे आप तो विऔद्योगिकीकरण, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को जानबूझकर नष्ट किया जाए ताकि ब्रिटिश मशीनें सामानों के लिए बाजार अपना बना सके। ठीक है, समझ में गया ना। धन का निष्कर्षण, जिसे ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ कहते हैं, ये पुस्तक किसकी है? ये दादापुर नौजी ने अपने पुस्तक में बताया था कि कैसे भारत की संपत्ति को ब्रिटेन में भेजा जा रहा है, जिससे निवेश के लिए पूंजी कम की जा रही है, और फिर उसी सामान को वापस भारत में लाके अधिक दामों पर बेचा जा रहा है। इसे कहते हैं ड्रेन थ्योरी ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वास्तुकला से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ठीक है, एसएससी में ये ली ब्रुजिन्यो, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था, चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार करने वाले वास्तुकार ली कार्बुजिए मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो ये अपने स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, जन्म और नागरिकता कब कब मिली थी, ये देखो आप। तो इनका जब 1817 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन 1930 में इन्हें फ्रांस की नागरिकता मिली थी। ठीक है, इसका चंडीगढ़ का महत्व क्या रहा था ये भी देख सकते हो इसमें। तो चंडीगढ़ भारत का पहला नियोजित प्लान्ड शहर है। इसकी कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। खुला हाथ स्मारक, जिसे कहते हैं ओपन हैंड मोन्यूमेंट, ये चंडीगढ़ का आधिकारिक प्रतीक है, जिसे ली कार्बुजिए ने अपने डिजाइन किया था, और यह देने व लेने की शांतिपूर्ण भावना का प्रतीक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना आपको दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो बार, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे वाले इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो एक आर्ट एंड कल्चर से ये भी क्वेश्चन 2 बार आया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, अमिताभ घोष निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? तो ये अपने गन आइलैंड के हैं। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखोगे, अमिताभ घोष को 2018 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले अंग्रेजी के लेखक है। एक तो ये याद रखो आप, और दूसरा आप याद रखो, मिडनाइट चिल्ड्रन लेखक के कौन है? सलमान रुश्दी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लोक नृत्य से बार बार पूछा जा रहा है। लावा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये अपने लक्षद्वीप का है। ये विशेष रूप से मिनिकोय द्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लक्षद्वीप के अन्य नृत्य इंपॉर्टेंट देख लो आप, एक तो कोलकल्ली और एक परीक्षा कल्ली, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूछा गया 2 या 3 बार, तो क्या पता इस बार लक्षद्वीप से ये पूछ ले, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछा है। इसमें जो क्वेश्चन था हमारा, सीता और सरस्वती माता का उल्लेख पहली बार किस वेद में मिलता है?
तो अपने ऋग्वेद में मिलता है। क्यों? सबसे पुराना वेद यही है। और इसमें ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हो कि सरस्वती जो नदी है इसको सबसे पवित्र माना गया है। और इसके जो 2 या 3 अलग-अलग नाम है वो भी याद रख दो। एक तो नदी तमा, माता तमा और एक देवी तमा, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी में आप देखोगे ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। इसमें सरस्वती को एक पवित्र नदी के रूप में देवी मानकर उसकी पूजा की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूगोल में पोर्ट से, बंदरगाह होते हैं ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तूतीकोरिन बंदरगाह वीओ चिंद्रबुर पोर्ट इसके नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये अपने तमिलनाडु में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो, इसे मूर्तियों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ मोतियों के व्यापार के लिए सबसे अधिक मात्रा में फेमस है ये। ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी के पास स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब होता है मानव निर्मित बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चन को निकालने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। हमारा कला एंड संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन था मंडई किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य और उत्सव है? तो ये अपने छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। अब ये किसके लिए किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यह उत्सव गोंड जनजाति द्वारा देवी दंतेश्वरी के सम्मान में किया जाता है। और छत्तीसगढ़ का एक अन्य प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो पंथी और एक राउत नाच जिसमें आप देखो राउत नाच सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अपने जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था दांत भोजन के पोचन में किस प्रकार सहायता करता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीरीज। उत्तर देखोगे आप तो भारत को यांत्रिक रूप से तोड़ता है, भोजन को यांत्रिक रूप से तोड़ता है, सॉरी। ठीक है। इसके अतिरिक्त जानकारी में आप देखोगे मनुष्य के 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कृतक काटने के लिए, रद्रक चबाने के लिए, और एक अग्रचर्वणक जो अपने दांत होते हैं ना 2 आगे वाले, ये वाले हो गए, और एक चवर्णक हो गए। ठीक है। भोजन का रासायनिक पाचन मुंह में मौजूद लार के एंजाइम द्वारा होता है। जिसे अपन खाना खाते हैं तो वो अपने निगलने के लिए एक लार होती है ना, उसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने संगीत वाद्य यंत्र से, मतलब म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस टाइप में पूछे जा रहे हैं। देखना, उत्तर प्रदेश के रसिया नृत्य में बम्ब किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो एक विशेष प्रकार का नागाड़ा है, जो होता है धम 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 बोलता है ना, उस प्रकार का। ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट जानकारी में आप देखोगे इस नृत्य को अक्सर बम्ब रसिया भी कहा जाता है। क्यों? बम्ब की तरह दम दम बोलता है ना वो, इसलिए। जो ब्रज क्षेत्र, जैसे ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? एक तो मथुरा आता है और वृंदावन, ये दोनों ब्रज क्षेत्र में आते हैं। ब्रज क्षेत्र का मतलब जहाँ कृष्ण भगवान से रिलेटेड है वहाँ का हो गया। ठीक है। और ये होली के दौरान किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये भी आप देख लो, ये 2 या 3 बार पूछा जा रहा है। ठीक है। वर्ष 2007 का कैलेंडर किस समान होगा? तो ये अपने 2018 के अनुसार होगा। अब ये कैसे कैसे रिपीट होते हैं वो भी आप देख लो। जब वर्ष को 4 से भाग दिया जाता है और शेषफल 1 आए तो कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद दोहराया जाएगा। लेकिन यदि शेषफल 2 या 3 आए, जैसे 2007 को डिवाइड किया 4 से तो 3 शेष बस बचता है, तो कैलेंडर 11 साल बाद दोहराया जाता है। जबकि लीप वर्ष होने पर, मतलब जिसे 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो वो 28 वर्ष के दौरान रिपीट होता है, मतलब 28 वर्ष बाद में वापस रिपीट हो जाता है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट 2 या 3 बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, और आपको पता है पंचवर्षीय योजना तो सर्वाधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो ये तो पढ़नी है। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजना फर्स्ट और सेकंड, ये इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के कंप्लीट जाना। ठीक है। जो इसमें एक तो ये हो गया ए और बी, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में भारत को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहला बताया रखा था इन्होंने शरणार्थियों का आगमन, मतलब बाहर से आने वालों का, और दूसरा था खाद्यान्न की भारी कमी। तो जो इन दोनों ही समस्या का सामना करना पड़ा था। ठीक है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों था। ठीक है। इसकी अतिरिक्त जानकारी में आप देखोगे ये योजना 1951 से 1956 की थी, और ये फर्स्ट योजना थी। इसका मॉडल हेयर डोमल मॉडल है। ठीक है। ये भी याद रख सकते हो आप।
इसकी मुख्य प्राथमिकता कौन कौन सी है देखो आप। भोजन के बाद उपजी समस्याओं के कारण मुख्य ध्यान कृषि और सिंचाई पे कहा गया, इसलिए इसे सिंचाई का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूगोल में राष्ट्रीय उद्यान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे प्रश्न पूछा गया था, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मतलब जो आप जो पढ़ रहे हो ना, इसमें स्टेट ही नहीं पूछता, इसमें स्टेट का जो जिला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर था चोंगलोंग हो गया। इसके अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट में अगर आप देखोगे तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब नेशनल पार्क है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ बिल्ली की 4 सबसे बड़ी प्रजाति रहती है। बिल्ली की 4 बड़ी प्रजातियाँ जो होती है ना, उसमें देखोगे बाघ हो गया, तेंदुआ, क्लाउडेड लियोपार्ड और स्नेल बर्ड, इस प्रकार की जातियां पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस विज्ञान और अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों याद रख लेना। ठीक है, और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया और किस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, पहला प्रश्न था अपना, चंद्रमा की सतह पर पानी की अणुओं की खोज सबसे पहले किस मिशन द्वारा की गई थी। तो अपने चंद्रयान फर्स्ट द्वारा की गई थी। अब इसे किसके द्वारा कब लॉन्च किया गया वो भी देख लो आप। तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और इसे PSLV-C11 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थान से लॉन्च किया गया था। और इसके उपकरण में आप देखोगे तो पानी की खोज नासा के मून मिनरल मेपर, जिसे अंतरी के नाम से जाना जाता है, उपकरण द्वारा की गई थी, जो चंद्रयान फर्स्ट पर लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखोगे जो RBI बैंक है, इसको रट जाना भैया, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक से। ठीक है, तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, का संरक्षण और प्रबंधन कौन करता है। मतलब मैं बताता हूँ इसका मतलब। जो क्वेश्चन है, जो RBI की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमेटी बनी हुई, तो इसका संरक्षण मतलब इसको संभालने वाला कौन है, एक तो ये हो गया, उसकी रक्षा कौन करता है, ये हो गया। ठीक है, तो इनकी रक्षा और संभालने वाला दोनों कौन अपने भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके अतिरिक्त फैक्ट में आप देखोगे तो विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा में आते हैं एक तो USD, यूरो और अदर सभी आ गए। तो इसमें स्वर्ण और SDR जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट दोनों भी शामिल होते हैं। और RBI अधिनियम 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप न्यूटन के नियम, तो न्यूटन के नियम फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और तीनों नियम पढ़ के जाना, क्योंकि इनसे 2 या 3 क्वेश्चन शिफ्ट में आपको मिल सकता है हर बार। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। मतलब जो न्यूटन की गति का जो फर्स्ट नियम है, उसे किस अदर नाम से और जाना जाता है, तो उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे तो इसकी परिभाषा, कोई वस्तु अपनी अवस्था जैसे विराम या गति में तब तक बदलाव नहीं करती जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, जड़ पूरी तरह से द्रव्यमान पर डिपेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, शेर पंजाब महाराणा रणजीत सिंह का निधन कब हुआ था। तो ये शेर पंजाब ये इसकी उपाधि थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपने 27 जून 1839 को दिए गए थे। उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने प्रसिद्ध राजधानी जैसे लाहौर थी, उन्होंने वहां अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत भी चढ़वाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वापस साइंस में भू-स्थिर उपग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे इंग्लिश में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था, एक भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है। तो ये 24 घंटे लेता है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी गति पृथ्वी की घूमने की दिशा जैसे पश्चिम से पूर्व में ही होती है, इसलिए ये आसमान से एक स्थिर दूरी पर दिखाई देते हैं, लेकिन जो पृथ्वी उसके साथ घूमते हैं, इसलिए इसे हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर में बेहदी कलम से पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन था जो 2 या 3 बार पूछा जा रहा है, इसलिए इंपोर्टेंट बन सकता है आपके लिए। ठीक है, बेहदी कलम त्योहार के नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये या तो मेघालय में जाता है, लेकिन इसका अर्थ पूछ लिया,
इसका अर्थ होता है महामारियों का भगाना। यह मेघालय की पन्नार जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। स्थानीय भाषा में बेहे का जो अर्थ होता है भगाना, दीन का अर्थ लकड़ी, खलम का अर्थ होता है प्लेग या महामारी। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है महामारियों को भगाना। यह उत्सव मुख्य रूप से फसल कटने से पहले समुदायों की बीमारियों और बुरी आत्माओं को बचाने के लिए किया जाने वाला नाट्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोक नृत्य में खुपे लिली से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये मेरे को 2 शिफ्टों में मिला था क्वेश्चन। ठीक है, खुपे पिल्ली भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये इसका सही उत्तर है नागालैंड। ठीक है, महत्वपूर्ण में आप देखोगे तो यह नागालैंड की सूमी नगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इसमें महिलाएं मुख्य रूप से लयबद्ध तरीके से अपने पैरों का उपयोग करके डांस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस दर्शन से श्रीमद शंकर देव से। ठीक है, श्रीमद देव किस डांस से जुड़े हुए? तो अपने सत्रिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। श्रीमद शंकर देव द्वारा प्रतिपादित भक्ति दर्शन का क्या नाम है? तो उनका नाम है एक शरण नाम धर्म। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे यह दर्शन भागवत पुराण और भगवत गीता पर आधारित है, जिसे भागवती धर्म भी कहा जाता है। इसमें केवल एक सर्वोच्च सत्ता जैसे भगवान कृष्ण और विष्णु के प्रति समर्पण और नाम कीर्तन पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस डांस में रसिया से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रसिया लोकगीत नृत्य के दौरान बजाया जाने वाला प्राथमिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अपने बम्बियन नगाड़ा है। ठीक है, यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में तो मथुरा हो गया और वृंदावन हो गया। ठीक है, रसिया गीत विशेष रूप से होली के दौरान बजाया जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान होली के दीवाने हैं। पता है आपको लोगों को। इन गीतों का जो मुख्य विषय क्या होता है? भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रसार करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस में श्वसन से रेस्पिरेशन जो अपने सांस लेता है ना उससे क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कोशिका के किस भाग में पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटता है? तो वो अपने माइक्रोकोंडिया था। ठीक है, इसे एटीपी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऊर्जा की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्यों में तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज सबसे पहले टूटकर पाइरूवेट बनाता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है। और फिर माइक्रोकोंडिया के जो अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय शोषण का मतलब था एयर रेस्पिरेशन। ठीक है, पाइरूवेट पूरी तरह से टूटकर अधिक मात्रा में एटीपी मुक्त करता है। ठीक है, एटीपी का मतलब एनर्जी मुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक स्थल से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये 2 या 3 शिफ्टों में मेरे को क्वेश्चन रिपीट मिला हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये अपने मुंबई में स्थित है। इस इमारत को 1887 में बनाकर तैयार किया गया था। इसके वास्तुकार भी है जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, FW स्टेविंस हो गया द्वारा डिजाइन किया गया था। ये यूनेस्को की विश्व स्तर धरोहर सूची में भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस यूनेस्को की साइड में से मंदिर में से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक यूनेस्को की विश्व स्तर धरोहर सूची में शामिल है? ठीक है, आपको पता है ये सारे इंपॉर्टेंट है मंदिर, आप याद कर सकते हो। ये जैसे 20 या 30 ऐसे 20 होंगे, 10 से 15 है जो इम्पोर्टेंट वो याद कर लेना आप। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था गंगईकोंडा चोलपुरम था। गंगईकोंडा चोलपुरम का वृद्धेश्वर मंदिर महान जीवित चोल मंदिरों का एक हिस्सा है। इसे 2004 में यूनेस्को की विश्व स्तर धरोहर सूची में शामिल किया गया था और इसका निर्माण चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस प्राचीन इतिहास में पाटलिपुत्र का प्रशासन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था मेगनस्तिथ के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो इसका आंसर था 5 सदस्य होते थे। इसकी व्याख्या में अगर आप देखोगे तो पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा चलाया जाता था जो 6 अलग अलग समितियों जैसे मंडलों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, और इसके इफेक्ट आप देखोगे तो
मेगनेस्थिस यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी जिसमें उसने मौर्य कालीन के कंप्लीट साम्राज्य के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आधुनिक इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आधुनिक इतिहास में भी अगर आप देखोगे तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन था फोर्ट विलियम कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये अपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। व्याख्या में अगर आप देखोगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विषयों को सर्वाधिक मात्रा में इम्पोर्टेंट रूप से देखा करता था। सर इलिजा इम्पे इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रह गए थे। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो हम एसएससी एमटीएस की जितने भी इंपोर्टेंट हैं उसमें हम 15 सीरीजें चलाएंगे, उस 15 के अंदर से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लग रही है ये सीरीजें तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, बाय।